नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकृत क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि 27 मई को एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। आज इस वीडियो में हम इसकी आंसर की को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जीके सेक्शन। इसमें पहला प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव प्रताप शुक्ल। प्रश्न नंबर 2 था, सतलुज नदी पर कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, भाखड़ा नंगल, ऑप्शन बी, कोल डैम और ऑप्शन सी, नापता जाखरी। ये तीनों ही जल विद्युत परियोजनाएं सतलुज नदी पर हैं। प्रश्न नंबर 3 था, मनकू को राजा संसार चंद के शासनकाल की किस चित्रकला शैली का महान चित्रकार माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा पेंटिंग का। प्रश्न नंबर 4 था, स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से बहती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊना से। पांचवा प्रश्न था, मैरिज बाय इंटर फैमिली एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बट्टा सट्टा के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 6 था, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंबा में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 था, हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने गांव हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जहां पर कोई भी आबादी नहीं रहती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3071 गांव ऐसे हैं जहां पर कोई भी आबादी नहीं रहती थी। प्रश्न नंबर 8 था, द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट। तो धामी मूवमेंट के जो लीडर थे हुए थे बागमल चौथा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 था, राजा भूरी सिंह कहाँ के रूलर थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबा के शासक थे राजा भूरी सिंह। प्रश्न नंबर 10 था, यमुना रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस राज्य के साथ बाउंड्री बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड के साथ। प्रश्न नंबर 11 था, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिल्ला चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जो सर्वे ऑफ इंडिया है उनके अनुसार रियो पुरगिल जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये एचपीयू पर ही डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन बी को सही मानता है या ऑप्शन सी को। प्रश्न नंबर 12 था, हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंडी में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 था, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईएफटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 था, हिमाचल प्रदेश का गठन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। प्रश्न नंबर 15 था, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी एचपीयू शिमला के पहले कुलपति कौन थे? तो वे थे प्रोफेसर आर.सी. लखनपाल, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क यूएसए में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 17 था, नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 18 था, किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 था, किस भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है इनमें से
किसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो असम की भी है, पंजाब की भी है, सिक्किम की भी है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन सी हरियाणा। प्रश्न नंबर 20 था, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत रत्न। प्रश्न नंबर 21 था, 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक ने जीता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सीवी रमन ने जीता था। यानी सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। प्रश्न नंबर 22 था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23 था, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह है स्टीफन हॉकिंग। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होना था। प्रश्न नंबर 24 था, भारत का पहला शिक्षा उपग्रह का क्या नाम था? तो भारत का जो पहला शिक्षा उपग्रह था उसका नाम था एजुसेट। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 था, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होना था। प्रश्न नंबर 26 था, ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी? तो ऑस्कर के लिए जो नामांकित हुई थी पहली फिल्म वो थी मदर इंडिया। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 27 था, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 था, एनआईआरएफ विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने पहला स्थान हासिल किया था। प्रश्न नंबर 29 था, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गुजरात। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी नदी जल मात्रा के अनुसार कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। चलिए अब आगे बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में, जिसमें प्रश्न नंबर 71 था, सभी फूल गुलाब हैं, सभी फूल पौधे हैं और निष्कर्ष में बताया गया था सभी गुलाब पौधे हैं। यह एक उदाहरण है। तो यह एक उदाहरण है डिडक्टिव रीजनिंग का। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 72 था, श्रृंखला में अगली संख्या कौन होगी? तो इसमें जो अगली संख्या होगी वो होगी ऑप्शन बी यानी 42। प्रश्न नंबर 73 था, ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी सी से लंबा है, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा जो है वो बी है। प्रश्न नंबर 74 था, एक शिक्षक 3 घंटे में 45 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करता है, उसी दर पर 5 घंटे में कितनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 75। प्रश्न नंबर 75 था, यदि छात्र शिक्षक अनुपात एक स्कूल में 25 अनुपात 1 है और 19 शिक्षक हैं तो वहाँ कितने छात्र हैं? 475 छात्र हैं। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 76 था, किसी भी सप्ताह के दिन समायोजन के बाद प्रत्येक छात्र शारीरिक शिक्षा और संगीत विषयों में कुल कितने घंटे खर्च करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 घंटे। प्रश्न नंबर 77 था, यदि विद्यालय सप्ताह में 5 दिन संचालित होता है और गणित के शिक्षण घंटों में कोई समायोजन नहीं किया गया है तो प्रत्येक छात्र गणित विषय में प्रति सप्ताह कितने घंटे खर्च करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 घंटे। प्रश्न नंबर 78 था,
किसी भी दिन कला और सामाजिक अध्ययन के लिए संयुक्त रूप से आवंटित कुल समय क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 घंटे। प्रश्न नंबर 79 था, शारीरिक शिक्षा और संगीत के बाद प्रति सप्ताह सभी विषयों के लिए संयुक्त घंटों की समायोजन कुल संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 45.50 घंटे। प्रश्न नंबर 80 था, यदि विज्ञान में कुल घंटे दुगने हो जाते हैं तो पूरे सप्ताह के लिए विज्ञान के लिए आवंटित घंटों की नई कुल संख्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 18 घंटे। प्रश्न नंबर 81 था, कक्षा में 40 छात्र हैं। शिक्षक ने देखा कि 60% छात्र जो है ऑनलाइन पढ़ाई पसंद करते हैं और 40% व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई पसंद करते हैं। यदि कक्षा में 10 छात्रों को कोई प्राथमिकता नहीं है, तो कितने छात्र व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लगभग 12 छात्र। प्रश्न नंबर 82 था, स्कूल के खेल के मैदान में 4 लकड़ी के खंभे ए बी सी और डी हैं का उपयोग आयताकार क्षेत्र के कोनों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक खंभा एक अलग ऊंचाई का है। खंभा ए बी से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। खंभा सी सभी चारों खंभों में सबसे छोटा है। ध्रुव डी सबसे लंबा नहीं है। तो इस जानने के आधार पर कौन सा खंभा सबसे लंबा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी उपरोक्त जानकारी पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कौन सा खंभा या पोल लंबा है। चलिए अब आगे देखते हैं 83। नीचे दी गई समस्या को हल क्या है? तो इसका जो हल है वो है ऑप्शन ए पॉइंट 2016। प्रश्न नंबर 84 था, एक कक्षा गतिविधि के दौरान रिया नाम की एक छात्रा स्कूल के गेट से शुरू होती है और नोटिस बोर्ड तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 मीटर चलती है। वहां से वह बाएं मुड़ती है और स्टाफ रूम की ओर 15 मीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और पुस्तकालय की ओर 10 मीटर चलती है। अंत में वह फिर से दाईं मुड़ती है और विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलती है। स्कूल के गेट से विज्ञान प्रयोगशाला किस दिशा में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी पूर्व। प्रश्न नंबर 85 था, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को ध्यान से पढ़िए और उसमें दिए गए क्रमिक पैटर्न के अनुसार प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी OPKL। प्रश्न नंबर 86 था, 8 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र के सम्मुख एक वृत्त में बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, बी सी के दाईं से दूसरे स्थान पर है, डी ए और एफ के ठीक बीच है, ई जी के विपरीत बैठा है, ई के निकटतम दाएं कोने पर कौन बैठा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी एच। प्रश्न नंबर 87 था, एक कोड भाषा में यदि एप्पल को BQQMF के रूप में लिखा जाता है तो ऑरेंज को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी PSBOHF। प्रश्न नंबर 88 था, एक व्यक्ति बिंदु X से शुरू करता है और पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम दिशा के। प्रश्न नंबर 89 था, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्रवार। प्रश्न नंबर 90 था, पैटर्न में आगे क्या आता है?
इसमें जो आगे आएगा वो आएगा 38, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज ऑफ एजुकेशन सेक्शन के बारे में, जिसमें प्रश्न नंबर 91 था। NUEPA मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये शैक्षिक योजना से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यशपाल समिति की रिपोर्ट का क्या नाम था? तो उसका नाम था बोझ के बिना सीखना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 93 था। PGI का पूरा क्या नाम है? तो इसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 94 था। स्थापना वर्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर्व शिक्षा अभियान 2001 ये सही है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 ये भी सही है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 ये भी सही है। समग्र शिक्षा ये गलत है, ये 2015 में नहीं है। ये समग्र शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में था, और समग्र शिक्षा की बात NEP 2020 में भी की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 95 था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस शैक्षिक आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैकाले की शिक्षा का कार्यगुरित आयोग 1835 से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 96 था। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97 था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए किस दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रचनावाद, यानी ऑप्शन ए पर जोर दिया गया है। 98 था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा की संरचना क्या है? तो NEP 2020 के अनुसार शिक्षा की जो संरचना है वो है 5+3+3+4, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 था। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किसके द्वारा निर्धारित की गई है? तो भारत के अनुच्छेद 21A के तहत निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा निर्धारित की गई है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 100 था। ECCE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 101 था। यूजीसी को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था, तो वो था नवंबर 1556 में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 102 था। निम्नलिखित में से किसे RPWD अधिनियम 2016 के तहत विकलांगता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? तो वो था डिसलेक्सिया, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 103 था। इनमें से कौन सा डेलर्स आयोग द्वारा उजागर किए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? तो वह है लर्निंग टू एक्सेल, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 104 था। भारत के पहले 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे किस वर्ष स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1857 में। प्रश्न नंबर 105 था। भारत के किस राज्य में मध्याह्न योजना सबसे पहले लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 106 था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग बच्चे किस आयु वर्ग तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के हकदार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 से 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 107 था। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 108 था। भारत में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1978 में। प्रश्न नंबर 109 था। भारत में
शिक्षा के लिए वर्धा योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 110 था, भारत में पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2014 में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड सेक्शन के बारे में, जिसमें प्रश्न नंबर 111 था, यदि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खुद रुचि की कमी के कारणों का पता लगाना और ऐसे कारणों को दूर करना। प्रश्न नंबर 112 था, कक्षा में प्रश्न पूछने वाले छात्रों के लिए शिक्षक को चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रश्न नंबर 113 था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 114 था, एक छात्र के अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाकर समाधान देना। प्रश्न नंबर 115 था, शिक्षण में विभिन्न विधियों का उपयोग क्यों उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के कारण, यानी सभी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षण को उपयुक्त बनाने के लिए, शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने के लिए, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। प्रश्न नंबर 16 था, अपने छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए शिक्षक को चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न नंबर 117 था, एक सच्चा शिक्षक वही है जिसे ज्ञान हो। तो एक सच्चे शिक्षक को विशेष समाज और छात्रों का ज्ञान होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही होगा। प्रश्न नंबर 118 था, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा की प्रथा सबसे अधिक समावेशी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लचीली बैठने की व्यवस्था और अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों की अनुमति देना। प्रश्न नंबर 119 था, समूह कार्य के दौरान एक विकलांग छात्र को साथी छात्रों द्वारा बाहर रखा जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समूह को मार्गदर्शन दें ताकि वे प्रत्येक सदस्य को शामिल करें और समर्थन करें। प्रश्न नंबर 120 था, समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों को चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो शिक्षण के अवसर देना। प्रश्न नंबर 121 था, यदि कोई बच्चा विकासात्मक विलंब का संकेत दिखाता है तो शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे का अवलोकन करें, दस्तावेज बनाएं और मूल्यांकन के लिए उसे संदर्भित करें। प्रश्न नंबर 122 था, आपकी कक्षा का एक छात्र कार्य को पूरा करने में हमेशा दूसरों की तुलना में अधिक समय लेता है, लेकिन वह अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझता है, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय देना चाहिए और उसकी वैचारिक स्पष्टता की सराहना करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 123 था, एक समूह गतिविधि के दौरान आप देखते हैं कि छात्रों की अलग-अलग सीखने की शैली है। कुछ दृश्य पसंद करते हैं, अन्य मौखिक स्पष्टीकरण। आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों की सीखने की शैलियों को पहचानना और उन्हें पढ़ाने के लिए कई तरीकों का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 124 था, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी शैक्षिक दृष्टिकोण से संघर्ष करता है, लेकिन कला और कहानी कहने में उत्कृष्ट है। एक शिक्षक के रूप में आपको कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्र की ताकत को पहचानना और सराहना और शैक्षिक समर्थन के साथ उन्हें प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 125 था, आपको एक निश्चित कक्षा के एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जब आप पहले ही दिन कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, तो उस कक्षा के छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आप अपना
संक्षिप्त परिचय देंगे और फिर सभी छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 126 था, आपके स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है, आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ देर इंतजार करेंगे और जब छात्रों की भीड़ कम हो जाएगी तब पानी के लिए कूलर पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 127 है, एक कक्षा में जहां छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और गहरी चर्चा में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, शिक्षक क्या करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओपन एंडेड प्रश्न पूछे जो पूछताछ और अन्वेषण को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न नंबर 128 था, कौन सी गतिविधि सीखने के माहौल को सबसे अच्छा समर्थन करती है, जहां छात्रों को प्रश्न पूछने और विचारों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करने और निष्कर्षों को साझा करने के लिए छोटे समूह में काम करना। प्रश्न नंबर 129 था, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवंत कक्षा शिक्षक संवाद। प्रश्न नंबर 130 था, यह वांछनीय है कि छात्र परिसर में खेल खेलते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। यह उन्हें शारीरिक रूप से भी फिट बनाता है और यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। प्रश्न नंबर 131 था, मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, तो मूल्यांकन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 132 था, यदि छात्र अपने शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण पद्धतियों की समीक्षा करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 133 था, यदि कोई शिक्षक कक्षा में किसी छात्र द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उसे चाहिए कि कहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह परामर्श के बाद उत्तर देगा। प्रश्न नंबर 134 था, मापनीय अधिगम प्रतिफल पर जोर देने से निम्न होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी रटना सीखना और याद रखना। प्रश्न नंबर 135 था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होमवर्क असाइन करना। प्रश्न नंबर 136 था, निम्नलिखित के माध्यम से शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चर्चा के द्वारा। प्रश्न नंबर 137 था, पाठ्यक्रम मानकों के साथ शिक्षण को संरेखित करने में कौन सा अभ्यास कम प्रभावी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम दिशा निर्देशों पर विचार किए बिना शिक्षण। प्रश्न नंबर 138 था, छात्रों को यह याद रखने में मदद करने का एक अच्छा तरीका क्या है कि वे एक नया पाठ शुरू करने से पहले क्या जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्हें विषय के बारे में लिखने के लिए कहें। प्रश्न नंबर 139 था, ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी दी गई समस्या से संबंधित विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला उत्पन्न करना बिना किसी मूल्यांकन के, या इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी भी हो सकता है, टीम के सदस्यों को कार्य करना। प्रश्न नंबर 140 था, निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम रणनीति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 141 था, सीखने के लिए एक आज्ञात्मक यानी इंडक्टिव अप्रोच क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना और छात्रों को उनसे सामान्य सिद्धांतों का अनुमान लगाने के लिए मार्गदर्शन करना। प्रश्न नंबर 142 था, एक बच्चा लगातार बी और डी जैसे अक्षरों को उलटकर लिखता है और पढ़ने में कठिनाई का सामना करता है, यह किस सीखने की विकलांगता का सुझाव दे सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिसलेक्सिया, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 143 था, कक्षा में उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच का अनुकूलन निम्नलिखित को शामिल करने में मदद करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दृष्टि की हानि वाले छात्रों, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले छात्रों को
और प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित छात्रों को। प्रश्न नंबर 144 था, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक उपकरण स्वर्ण बाधित छात्रों को कक्षा में बोले गए शब्दों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण यंत्र। प्रश्न नंबर 145 था, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों को सामाजिक भावनात्मक सीखने क्या अवसर देती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समूह में सीखना। प्रश्न नंबर 146 था, कक्षा में रोल प्ले विधि छात्रों को सीखने में मदद करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छात्रों को सहानुभूतिपूर्वक घटनाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है और सामाजिक और भावनात्मक सीखने को बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 147 था, शिक्षकों को पाठों में वास्तविक जीवन के उदाहरणों और संदर्भों का उपयोग क्यों करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को अवधारणाओं को उनके परिवेश और अनुभवों से संबंधित करने में मदद करना। प्रश्न नंबर 148 था, किसी व्यक्ति में लगातार चिंता, भावनात्मक अस्थिरता और मिजाज जैसी विशेषताओं को किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है न्यूरोटिकिज्म में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 149 था, पाठ को सही क्रम में संचालित करने के लिए निम्नलिखित चरणों की व्यवस्था करें। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 150 था, कक्षा के शिक्षण के दौरान शिक्षक को अपने छात्रों को निम्नलिखित में से किस दिशा में ले जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए अब बात करते हैं हिंदी सेक्शन के बारे में, जिसमें प्रश्न नंबर 31 था, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो इसमें था कर्ण कारक, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 32 था, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला विकल्प चुनिए। तो वो था ऑप्शन डी, माता पिता। प्रश्न नंबर 23 था, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाएं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 34 था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में रूपक का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह आकाश का सूरज है। प्रश्न नंबर 35 था, उपमेय और रूपक के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपमेय में जैसे या की तरह का प्रयोग होता है जबकि रूपक में नहीं। प्रश्न नंबर 36 था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को वाक्य में किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 37 था, देवनागरी लिपि में मात्राओं का उपयोग इसके साथ किया जाता है? तो मात्राओं का उपयोग जो है वो व्यंजनों के साथ किया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 था, स्वर और व्यंजन के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं जबकि इस व्यंजनों को स्वर की मदद की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 39 था, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 40 था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण हिंदी वर्णमाला के स्वरों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी री। प्रश्न नंबर 41 था, हिंदी में आ और ओ को क्या कहते हैं? तो इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 था, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 43 था, अनुपम शब्द में स्वर और व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 स्वर और 3 व्यंजन। प्रश्न नंबर 44 था, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुण संधि है। प्रश्न नंबर 45 था, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रचयिता। प्रश्न नंबर 46 था, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो
वह है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 47 था, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माता पिता द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 48 था, शिक्षा व्यवस्था में गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाधक के रूप में। प्रश्न नंबर 49 था, संस्कृति में प्रत्यय है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृतिक। प्रश्न नंबर 50 था, गीता कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में, जिसमें प्रश्न नंबर 51 में था, व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम एज डिस्क्राइब इन द पैसेज, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, विच वेस्ट डिस्क्राइब द टीचर्स रोल इन स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 था, द टर्म फैसिलिटेटर मीन्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 54 था, इन क्लासरूम फॉलोइंग स्टूडेंट सेंटर्ड प्रिंसिपल विच एक्टिविटी वुड बी मोस्ट लाइकली बी एनकरेज्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 था, हाउ डज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच अफेक्ट स्टूडेंट्स डेवलपमेंट बियॉन्ड एकेडमिक्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ स्कैफोल्डिंग, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 57 था, चूज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 था, टू बी डैश इफेक्टिव कम्युनिकेटर अ टीचर मस्ट लिसन एज मच एज दे स्पीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 था, यू डैश कंप्लीट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्ट। क्वेश्चन नंबर 60 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 था, पेडागोजी मीन्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 62 था, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एक्सप्लिक्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63 था, बट टर्म डिस्क्राइब अ सेंटिमेंट लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 था, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 था, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग टू, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्केयर। क्वेश्चन नंबर 66 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द टर्म, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67 था, कन्वर्ट टू एक्टिव वॉइस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ स्माइल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 था, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 था, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो जो आंसर मैंने बताए हैं ये 99% एक्यूरेट है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।